हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल रूही क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मुस्लिम विधि से, जिसमें कि हम पढ़ने वाले हैं मुस्लिम विवाह क्या है, परिभाषा व इसके आवश्यक तत्व। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा फर्स्ट पॉइंट जो कि है मुस्लिम विवाह क्या है। मुस्लिम समुदाय में विवाह को निकाह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मतलब कि जैसे हम हिंदू विवाह को शादी के नाम से पुकारते हैं या जानते हैं, वैसे ही मुस्लिम जो समुदाय है वो विवाह को किस नाम से जानते हैं, निकाह के नाम से जो है जाना जाता है। ठीक है, अब निकाह जो है वो अरबी का शब्द है जिसका तात्पर्य होता है स्त्री और पुरुष का आपसी सहमति से संभोग। ठीक है, और संतानोत्पत्ति को वैधानता प्रदान करना, ये क्या है, निकाह का अर्थ है। इस्लाम में पूर्व अरब में विवाह मतलब कि निकाह का अर्थ पुरुष व स्त्री के बीच यौन संबंध से था जो कुछ शर्तों पर आधारित था। और अगर हम अरब की बात करें तो वहाँ पर निकाह का जो है ये अर्थ इन्होंने बताया है। ओके, इसके बाद आगे मुस्लिम विधि में विवाह को सिविल सविता माना जाता है। मतलब कि जैसे कि हमारे हिंदू विवाह में विवाह को एक संस्कार माना जाता है, वैसे ही मुस्लिम विधि में अगर हम बात करें तो वहाँ पर विवाह को एक सिविल सविता मतलब कि एक एग्रीमेंट जो है माना जाता है। ठीक है, और मुस्लिम विवाह की संविदा किसी को भी उसके व्यक्ति या संपत्ति पर कानून की परिभाषा से परे कोई अधिकार नहीं देता। ओके, महिलाएं अपने निजी अधिकारों की पूर्ण रूप से स्वामी होती है। वह शादी के बाद भी बिना किसी नियंत्रण के स्वतंत्र रूप से अपने अधिकार की संपत्ति या किसी भी वस्तु को अंतरित हस्तांतरित कर सकती है। मतलब कि जो महिला होती है वो ऐसी संपत्ति जिसकी निजी संपत्ति है, मतलब उनका निजी अधिकार है, वो पूर्ण रूप से वो संपत्ति की स्वामी है, तो वो उसका प्रयोग जो है शादी के बाद भी कर सकती है, स्वतंत्र रूप से कर सकती है, और उसको पूरा अधिकार है कि वो जिस प्रकार से चाहे उस प्रकार से उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सकती है। ओके, तो हमने देखा कि मुस्लिम विवाह क्या है। तो मुस्लिम विवाह को जो हम निकाह के नाम से जानते हैं, जो कि अरबी का एक शब्द है, और उसका अर्थ भी हमने देख लिया कि उसका अर्थ क्या होता है। ओके, और यहाँ पर हमने ये भी देखा कि मुस्लिम विवाह जो है एक क्या, एक संविदा है, एक कॉन्ट्रैक्ट है। ओके, अब हम बात करेंगे मुस्लिम विवाह की परिभाषा की। तो मुस्लिम विवाह को लेकर बहुत सारे लोगों ने इसको जो है परिभाषित किया है। सबसे पहले हम देखेंगे मुस्लिम महिला तलाक अधिनियम 1986, जिसमें कि विवाह को किस प्रकार परिभाषित किया गया है। तो इसमें अधिकारों का संरक्षण की धारा 2 के तहत, मतलब इसकी जो सेक्शन 2 है वो बोलती है मुस्लिम के बीच विवाह या निकाह एक पुरुष तथा महिला के बीच एक गंभीर समझौता है। मतलब कि निकाह को किस प्रकार परिभाषित किया है, तो उन्होंने कहा कि एक स्त्री और पुरुष के बीच क्या है, एक गंभीर समझौता है जो एक दूसरे के जीवन साथी की याचना करता है, जो कानून में है और अनुबंध का रूप ले लेता है। मतलब कि इन्होंने एग्रीमेंट के तौर पर जो इसको परिभाषित जो है किया है। ओके, इसके बाद हम देखेंगे कि बैली क्या कहते हैं। तो बैली के अनुसार विवाह अर्थात निकाह दो विपरीत लिंगों वाले व्यक्तियों के बीच स्थायी एवं संपूर्ण ऐसी सिविल संविदा है जो तत्काल प्रभाव में आ जाती है। मतलब कि जिस टाइम हम करते हैं उस टाइम में क्या आती है, प्रभाव में आ जाती है, तथा जिसका उद्देश्य आपसी संभोग तथा संतानोत्पत्ति को वैधता प्रदान करना है। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया निकाह को कि दो विपरीत लिंग वाले जो व्यक्ति रहते हैं उनके बीच जो है स्थायी मतलब कि परमानेंट, ठीक है, क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है जो कि तत्काल मतलब जिस टाइम हम करते हैं उस टाइम में क्या आ जाता है, प्रभाव में जो है आ जाता है। ओके, इसके बाद हमारी अगली परिभाषा जो है वो है अमीर अली के अनुसार विवाह एक ऐसी संस्था है जिसका उद्भव मतलब जिसकी उत्पत्ति समाज की रक्षा के लिए हुआ है। ठीक है, जिसका उद्देश्य मानव समुदाय को निष्कष्ट तथा भ्रष्टा से बचाना है। तो ये इस प्रकार इन्होंने जो है विवाह को परिभाषित किया है। ओके, तो ये थी हमारी कुछ परिभाषाएं। अब हम बात करेंगे विवाह के आवश्यक तत्वों के बारे में, जिसको कि हम कुछ पॉइंट्सों द्वारा देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है पक्षकारों का सक्षम होना। इसके बाद सेकंड हमारा पॉइंट है जो कि है प्रस्ताव एवं स्वीकृति। तीसरा एक बैठक। चौथा स्वतंत्र सम्मति। पांचवा साक्ष्यों की उपस्थिति। तो इस प्रकार हमारे 5 आवश्यक तत्व है जिस पर कि हम विवाह को समझेंगे। ओके, फर्स्ट पॉइंट है हमारा पक्षकारों का सक्षम होना। ठीक है, विवाह के लिए पक्षकारों का सक्षम होना आवश्यक है। अब सक्षम क्या होता है, तो सक्षमता से तात्पर्य दोनों पक्षकारों का
मुस्लिम होना, क्योंकि मुस्लिम अधिनियम की हम बात कर रहे हैं, मुस्लिम विवाह की हम बात कर रहे हैं, तो जो भी हमारे पक्षकार हो उसके लिए क्या आवश्यक है कि वो मुस्लिम हो। दूसरा, वयस्क होना चाहिए, जो भी उनकी वयस्क आयु हो वो होना चाहिए। इसके बाद स्वच्छित होना चाहिए, मतलब कि स्वच्छ मस्तिष्क वाले होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब वयस्क के लिए दोनों पक्षकारों का 15 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेना है। हमारे यहाँ तो 18 या 21 है, लेकिन मुस्लिम विवाह में 15 वर्ष की आयु पूर्ण करना क्या है, वयस्कता है, ठीक है। बाल विवाह प्रतिशत अधिनियम 1929 के अंतर्गत यह आयु जो है मान्य नहीं है, ठीक है। मतलब हमारे यहाँ तो ये आयु मान्य नहीं है, लेकिन मुस्लिम समाज में व्यवहार की दृष्टि से इसी आयु को वयस्कता की आयु माना जा रहा है। लेकिन मुस्लिम अगर हम समाज की बात करें तो वहाँ पर इसी जो यही आयु जो है 15 वर्ष, इसको ही वयस्कता की आयु जो है माना जाता है, ठीक है। हिदिया के अनुसार विवाह के लिए वयस्क के रूप में पुरुष 12 वर्ष व स्त्री 9 वर्ष की आयु है। और अगर इसके अनुसार देखें तो यहाँ पर वयस्कता की आयु क्या है विवाह के लिए, तो पुरुष की आयु 12 वर्ष व स्त्री की आयु 9 वर्ष, ठीक है। मुस्लिम विवाह की हम बात कर रहे हैं, ओके। इसके बाद सेकंड हमारा पॉइंट है प्रस्ताव एवं स्वीकृति। मुस्लिम कानून में विवाह के लिए प्रस्ताव व स्वीकृति का पूरा किया जाना आवश्यक है। मतलब प्रस्ताव और जो स्वीकृति है उन दोनों का पूरा किया जाना क्या है, आवश्यक है। इसमें एक पक्षकार द्वारा प्रस्ताव रखा जाता है, ठीक है, प्रपोजल रखा जाता है एक व्यक्ति द्वारा, और दूसरा पक्ष उस प्रस्ताव को स्वीकार मतलब एक्सेप्ट करता है, ठीक है। इसे जो है इंजब ओ कबूल भी कहा जाता है, मतलब कि एक इंसान प्रस्ताव रखे और दूसरा उस पर स्वीकृति दे, ठीक है। प्रस्ताव स्वीकृति का कोई निश्चित प्रारूप नहीं है और इन दोनों का कोई भी निश्चित प्रारूप नहीं है। प्रस्ताव और स्वीकृति इतनी स्पष्ट होनी चाहिए कि दोनों पक्षकारों के मध्य दाम्पत्य संबंध स्थापित करने का आशय प्रकट हो जाए। और इन्होंने जो है कहा है कि जो प्रस्ताव और जो स्वीकृति है वो बहुत ही स्पष्ट होनी चाहिए, ठीक है। यदि विवाह में का कोई पक्षकार वयस्क अथवा स्वच्छित नहीं है तो उसकी ओर से उसके संरक्षण द्वारा विवाह के प्रस्ताव व स्वीकृति की औपचारिकता पूरी की जा सकती है। मतलब कि यदि कोई विवाह के पक्षकार है वो वयस्क नहीं है तो ऐसे में जो प्रस्ताव या स्वीकृति है वो उसके संरक्षण द्वारा जो है की जा सकती है, ओके। थर्ड हमारा पॉइंट है एक बैठक। विधिमान्य विवाह के लिए एक बैठक का होना जरूरी है जिसमें प्रस्ताव एवं स्वीकृति की औपचारिकता को पूरा किया जाता है। यदि दोनों के बीच अंतराल मतलब कि जगह जो रहती है ना बीच में या फिर दूरी ऐसा मान सकते हैं हो, जैसे प्रस्ताव एक बैठक में रखा है और स्वीकृति दूसरी बैठक में दी तो वह विधिमान्य विवाह नहीं होगा। मतलब कि इनका कहना है कि अगर विवाह के लिए प्रस्ताव रखा जाता है और उसके लिए एक बैठक होती है तो उसी बैठक में हमें उसे स्वीकार भी करना पड़ता है, ठीक है। यदि प्रस्ताव और स्वीकृति में अंतराल है, मान लो बैठक आज हुई है और स्वीकृति 4 दिन बाद हो तो ऐसा विवाह जो है विधिमान्य नहीं होगा। एक ही बैठक में जो है प्रस्ताव रखा जाना चाहिए और उसी बैठक में उसे स्वीकार भी किया जाना चाहिए, ओके। लेकिन वर्तमान में पत्र व्यवहार ऑनलाइन से भी प्रस्ताव और स्वीकृति की औपचारिकता पूरी की जा सकती है। लेकिन आज के टाइम पर हम देखें तो टेक्नोलॉजी इतनी आगे जा रही है तो उन्होंने कहा कि आज वर्तमान में पत्र व्यवहार व ऑनलाइन से भी क्या कर सकते हैं, विवाह और स्वीकृति की जो औपचारिकता है उसे पूरा किया जा सकता है। इसके लिए प्रस्ताव एवं स्वीकृति की औपचारिकता को उपयुक्त समय में पूरा किया जाना अनिवार्य है, ठीक है। जैसे विवाह में के किसी पक्षकार को प्रस्ताव का पत्र मिला, पत्र पढ़ने की स्वीकृति का पत्र डाक में डाल दिया जाता है, उससे विवाह विधिमान्य विवाह माना जाएगा। मतलब जैसे ही उसे कोई पत्र मिला उसने पढ़ा और वैसे ही पढ़कर उसने रिप्लाई कर दिया तो ऐसा विवाह क्या माना जाएगा, विधिमान्य विवाह जो है माना जाएगा, ओके। इसके बाद फोर्थ हमारा पॉइंट है स्वतंत्र सहमति। विवाह के लिए स्वतंत्र सहमति का होना जरूरी है। बिना स्वतंत्र सहमति का विवाह विधिमान्य नहीं है और ऐसी स्वतंत्र सहमति झूठ, कपट, फरेब, धमकी, मिथ्या वैदेश आदि से मुक्त होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि जब एक पक्षकार दूसरे पक्षकार से विवाह करने के लिए तैयार होता है और स्वीकृति जो देता है तो वो जो स्वीकृति है, सहमति है विवाह करने के लिए वो स्वतंत्र होनी चाहिए, मतलब उसके मन से होनी चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि उसने झूठ में कपट से ली गई हो या फिर उसको धमकी देकर ली गई हो या मिथ्या वैदेश मतलब कि झूठ या फिर कुछ भी बता
के गलत वलत बता कर ली गई है या फिर उसको धमकी दी है, उसके संग कपट किया है, अगर ऐसी सहमति ली गई है तो ऐसी सहमति या ऐसा विवाह जो है विधिमान्य नहीं होगा, मतलब ऐसा विवाह लीगल नहीं होगा। ठीक है। इसके बाद लास्ट हमारा पॉइंट है साक्षियों की उपस्थिति। मुस्लिम कानून में विवाह के समय 2 साक्षियों मतलब कि गवाहों की उपस्थिति आवश्यक है। साक्षियों का मुस्लिम होना अपेक्षित है। अंधा एवं गूंगा व्यक्ति गवाह हो सकता है लेकिन बहरा व्यक्ति सक्षम गवाह नहीं हो सकता। 2 पुरुष व्यक्ति तथा 1 पुरुष व 2 महिलाएं गवाह हो सकती है। इन्होंने क्या कहा कि जब भी मुस्लिम विवाह जब होता है तो उसमें 2 साक्षियों की मतलब 2 गवाहों की आवश्यकता होती है। अब इन्होंने कहा कि वो मुस्लिम हो या ना हो ज़रूरी नहीं है। ठीक है। इसके बाद इन्होंने कहा कि जो गूंगा और अंधा व्यक्ति है वो गवाह हो सकता है किंतु बहरा व्यक्ति जो है वो सक्षम जो है गवाह नहीं है। इन्होंने कहा 2 पुरुष भी गवाह हो सकते हैं, 1 पुरुष 2 स्त्रियां भी जो है गवाह हो सकती है। ठीक है। शिया विधि के अंतर्गत विवाह के समय गवाहों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है, मतलब कि शिया विधि जो है वो कहती है कि जब भी विवाह हो तो उसके लिए अनिवार्य नहीं है कि गवाह हो। ठीक है। लेकिन शैफई विधि में स्त्रियां साक्षी नहीं हो सकती, केवल पुरुष ही विवाह के साक्षी हो सकते हैं। दूसरी बात यह है कि दूसरी जो हमारी विधि है वो कहती है कि स्त्री जो है वो गवाह नहीं हो सकती, केवल और केवल जो है पुरुष ही जो है विवाह के साक्षी हो सकते हैं। तो इस प्रकार ये थे हमारे विवाह के आवश्यक तत्व। इस प्रकार हमारा जो क्वेश्चन था वो यही ख़त्म होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो से ज़रा भी हेल्प होती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोगों की भी हेल्प हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।